सबसे पहले हम बुक 1 के कार्टून करेंगे, फिर बुक 2 के करेंगे और कार्टून्स आपको आज की वीडियो में 3 टाइप्स के देखने को मिलेंगे। सबसे पहले वो कार्टून आते हैं जहां पर सिर्फ डिस्क्रिप्शन मैंने आपको प्रोवाइड करा हुआ है, वो आप कर लेंगे, पूरा कार्टून आपका हो जाएगा। सेकंड नंबर पर वो कार्टून आएंगे जहां पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर मैंने प्रोवाइड करे, क्योंकि वहां पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर आप कर लेंगे, कार्टून आपका हो जाएगा। और तीसरे टाइप पे वो कार्टून आते हैं जहां पर डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको समझाऊंगा और क्वेश्चन आंसर भी आपको बताऊंगा, क्योंकि उसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन जाते हैं जो डायरेक्टली कार्टून से नहीं होते हैं, चैप्टर से होते हैं। तो वहां पर हमें कार्टून के बारे में पता होना भी जरूरी है और कुछ क्वेश्चन पता होना भी जरूरी है। तो एक एक करके हर चीज हम देख लेंगे, सारी कंफ्यूजन आपकी मैं दूर कर दूंगा। सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहला आता है यूरोपियन यूनियन का फ्लैग। यहाँ पर चैप्टर वाइज मैंने कार्टून आपके लिए ऐड करे हुए हैं। तो यहाँ पर जो ये आपको स्टार्स का सर्कल देखने को मिल रहा है ना, ये स्टैंड करता है सॉलिडेरिटी और हार्मनी के लिए यूरोप के लोगों के बीच। उसके बाद यहां पर सिर्फ 12 ही स्टार क्यों हैं? क्योंकि ट्रेडिशनली एक सिंबल रहा है परफेक्शन का, कंप्लीटनेस का और यूनिटी का। याद रखिएगा, उसी से रिलेटेड ये दो क्वेश्चन है। फिर दूसरा कार्टून हमारा आता है ये वाला। तो इस कार्टून में दिखाया गया है कि जो यूरोपियन यूनियन है ना, वो एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में फेल हो जाता है, कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाता। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि यूरोपियन यूनियन में जितने भी मेंबर है उनकी शेयर्ड करेंसी है, एंथम है, फ्लैग है, फाउंडिंग डेट है, लेकिन एक शेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो इस कार्टून में टाइटैनिक शिप को यूज करा गया है ये बताने के लिए कि वो अपना मिशन पूरा नहीं कर पाते हैं, वो फेल हो जाते हैं, है ना। तो उनके एफर्ट्स पूरे डूब जाते हैं, मतलब किसी काम के नहीं आते हैं। अगर आप कार्टून में देखेंगे तो वहां पर 15 स्टार्स हैं जो ईयू के ओरिजिनल मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आज के समय के ईयू के फ्लैग में 12 स्टार्स हैं। और रीजन मैंने आपको पुराने वाले कार्टून में बताया, क्योंकि वो सिंबलाइज करते हैं परफेक्शन, कंप्लीटनेस और यूनिटी। यहां पर आप नोटिस करेंगे इन क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं दिया है, क्योंकि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा, इन्हीं में से इनके सारे आंसर बन जाएंगे, इसलिए मैंने सेम कॉपी पेस्ट फिर से नहीं किया है। फिर आसियान का फ्लैग, इसको हम देख लेते हैं। तो 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी हमें यहां देखने को मिल जाते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को, ठीक है, बाउंड टुगेदर इन फ्रेंडशिप एंड सॉलिडेरिटी। जो सर्कल है वो सिंबलाइज करता है यूनिटी ऑफ आसियान, याद रखिएगा। इसके बाद इस कार्टून की बात कर लेते हैं। ये कार्टून डिपिक्ट करता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 में, फिर हमारे पीएम भी थे ये, और उनकी लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट था, ठीक है। ये लॉन्च हुआ था 1992 में, और इस पॉलिसी का एम था कि हम ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन को इंप्रूव कर सके, क्योंकि डॉक्टर सिंह, मनमोहन सिंह का हमेशा से मानना था कि इस हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ग्लोबल कम्युनिटी में इंगेज करें। और फिर हमारे टाइज को और ज्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए इंडिया ने आसियान नेशंस को इनवाइट करा था सारे एज अ चीफ गेस्ट हमारे रिपब्लिक डे में 2018 में, याद रखिएगा, इसके बारे में आपको पता भी होगा। फिर यहाँ नीचे आप देखेंगे ये दो क्वेश्चन के आगे मैंने आंसर भी प्रोवाइड करा हुआ है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके कार्टून से नहीं है। अंडर विच गवर्नमेंट इंडिया एडॉप्टेड द एक्ट ईस्ट पॉलिसी? आंसर है नरेंद्र मोदी। इंडिया साइंड फ्री ट्रेड ट्रीटी विथ विच आसियान मेंबर? तो सिंगापुर। तो जिन क्वेश्चन का आंसर कार्टून में नहीं है वो मैंने आपको प्रोवाइड करे हुए हैं। तो ये वाला कार्टून इलस्ट्रेट करता है चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ को, और यहाँ पर 2 सिंबल का यूज करा गया है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और एक ड्रैगन। चाइना कम्युनिज्म के अंडर ये मानता था कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं ना, वो वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करते हैं, इसलिए चाइना ने बहुत सालों तक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से अपनी दूरी बना के रखी, उनके साथ उसका कोई भी कनेक्शन नहीं था। लेकिन 1978 रिफॉर्म्स के बाद चाइना ने इस चीज को हटाया और फिर रिलेशन बनाना चालू करे, अमेरिका के साथ भी अपने रिलेशन बनाए, और इसके बाद हमें चाइना में इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली। फिर यहाँ पर जो हमें आदमी दिख रहे हैं जो इसे रोक रहे हैं, वो है सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर ली क्वान, जिनका ये मानना था कि कम्युनिज्म बेटर है और वो नहीं चाहते थे कि चाइना इस चीज में एंटर करे। शॉक थेरेपी की तरह नहीं हुआ था चाइना में, चाइना ने अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे ओपन करा था, एकदम से सडन चेंजेस नहीं करे थे। अब इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको ओसवाई गुरुकुल के क्वेश्चन बैंक्स के बारे में बताना चाहूंगा जो सीयूटी के लिए अवेलेबल है। आप चाहे कॉमर्स स्ट्रीम के हो, साइंस के हो या ह्यूमैनिटीज के हो, हर एक सब्जेक्ट का सीयूटी का बुक आ चुका है ओसवाई गुरुकुल का। इन बुक्स में आपको बहुत सारे एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे। ये बुक्स को लेटेस्ट सिलेबस को देखकर बनाया गया है, तो ये बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। अगर इस बुक से आप अपना प्रिपरेशन करते हैं तो सीयूटी आपको बहुत आसान लगने लगेगा, क्योंकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। आप बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका सिलेबस हो ही गया है ऑलमोस्ट, अब आप सीयूटी का प्रिपरेशन भी साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल से ये बुक परचेज कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये बुक आपकी बहुत मदद करेगी। अब सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद इस कार्टून की बात कर लेते हैं।
यूट्यूब की ज्यादातर वीडियोस में, गूगल में आपको ये कार्टून देखने को ही नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, और आगे ऐसे बहुत सारे कार्टून अभी मैं आपको बताऊंगा। रीजन सिंपल सा ये है कि एनसीईआरटी में इन कार्टून्स का एक्सप्लेनेशन सही से नहीं दिया है। तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो बनाने वालों ने सोचा कि यार कौन मेहनत करे, कौन दिमाग दौड़ाए, जो है वो डाल देते हैं, और ऐसे में आपका घाटा हो रहा है। बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपके गुरु भैया आपको सारे कार्टून कराएंगे। मेहनत करिए, बट आपका काम मैं बिल्कुल आसान कर दूंगा। तो इस कार्टून की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर वाले कार्टून की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर माओ के हाथ में आपको एक लिटिल रेड बुक दिखेगी। ये रेफरेंस है माओ की फेमस लिटिल रेड बुक का, जिसमें बहुत सारे कोटेशन और टीचिंग्स हमें कम्युनिज्म रिलेटेड देखने को मिल जाती है। तो ये सिंबलाइज करता है कि जो माओ है उनको बहुत ज्यादा लगाव था कम्युनिज्म से, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से, और उनका रोल बताया गया है कि चाइना को कैसे वो कम्युनिस्ट डायरेक्शन की तरफ आगे ले गए और ग्रोथ की तरफ ले गए कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए। लेकिन नीचे वाले कार्टून में हम देखते हैं तो यहाँ पर ह्यू को डिपिक्ट करा गया है एक रेड टाई पहने हुए, जो सिंबलाइज करता है चाइना का शिफ्ट कैपिटलिज्म की तरफ उनकी लीडरशिप में। तो जो ह्यू जिंताओ थे कि चाइना के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और इनकी लीडरशिप में चाइना का हमें शिफ्ट देखने को मिल रहा था कैपिटलिज्म की तरफ। तो जो रेड टाई यहाँ पर है, ये टिपिकली एसोसिएट की गई है बिजनेस अटायर से, जो रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई अब चाइना ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को धीरे धीरे अपना लिया है, और अब ग्लोबल मार्केट वगैरह की बात कर रहे हैं कि उससे भी अब खुद को इंटीग्रेट करा है इनकी लीडरशिप में। तो एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन को बताया गया है कि कहाँ चाइना का पहले जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो सेंट्रली प्लांट कम्युनिस्ट इकोनॉमी हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे करके मार्केट ओरिएंटेड कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ वो आगे बढ़ गया है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। फिर नीचे आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन जो बाहर से उसका आंसर तो मैंने दे दिया। ये दो क्वेश्चन बहुत सिमिलर है, और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। अगर आपसे नहीं बनेगा तो मैं आपको सही आंसर बता दूंगा, पर बहुत आसान है। फिर इस कार्टून की बात करते हैं तो मेरे बोर्ड एग्जाम में यही कार्टून आया था। ये डिपिक्ट करता है इकोनॉमिक चेंजेस चाइना के बिफोर एंड आफ्टर 1978। इनिशियली चाइना में बहुत ही लिमिटेड फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स हमें देखने को मिलते थे, बट अब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, और चाइना पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूजर है बाइसिकल का, इसलिए बाइसिकल भी देखने को मिलती है। पहले अगर हम व्हील की बात करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है माओ का अडॉप्शन हैमर और सिकल को, जो हमें कम्युनिज्म के बारे में बताता है। और ये वाला जो हमारा व्हील है, ये ह्यू जिनताओ का अडॉप्शन हमें बताता है डॉलर सिंबल का, मतलब ये कैपिटलिज्म को सिंबलाइज करता है। आज के समय में चाइना में दोनों एलिमेंट है, कम्युनिज्म भी देखने को मिलता है वेलफेयर के लिए, और कैपिटलिज्म भी देखने को मिलता है इकोनॉमी में। तो ये हमारा कार्टून आता है। तो ये डुअल पॉलिसी है चाइना की, उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बैलेंस करने का ट्राई कर रहा है। फिर अगला कार्टून ये आ जाता है, ये हाईलाइट करता है डुअल पोजीशन परवेज मुशर्रफ की पाकिस्तान में, सर्विंग एज बोथ द प्रेसिडेंट एंड द आर्मी जनरल। ये हमें सजेस्ट करता है कि जो उनका मिलिट्री रोल है वो ज्यादा डोमिनेंट है उनके प्रेसिडेंशियल रोल से, इंडिकेट कर रहा है कि पूरी जो पावर है वो एक आदमी के हाथ में आ गई है। मुशर्रफ की डिजायर बताई गई है कि वो मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों पावर अपने पास रखना चाह रहे थे, क्योंकि हम सबको पाकिस्तान के बारे में मालूम है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट तभी सर्वाइव कर सकता है जब मिलिट्री का सपोर्ट हो, नहीं तो नहीं हो पाता है। 1999 में इनने कैरी किया था एक मिलिट्री कू, और अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया था, अपना रूल ये लेकर आ गए थे। पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर डेमोक्रेसी कभी भी स्टेबल नहीं हो पाई है, अनस्टेबिलिटी बनी ही रहती है, हम सबको मालूम है इसके बारे में। फिर एक क्वेश्चन नीचे है, विच पीएम वाज रिमूव्ड बाय मुशर्रफ इन मिलिट्री कू? नवाज शरीफ, याद रखिएगा, बाकी क्वेश्चन सारे आसान। अब इसकी बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कार्टून है ये। तो ये कार्टून डिपिक्ट कर रहा है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट श्रीलंका का, जो है एलटीटीई, आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ जाता है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम और सिन्हाला कम्युनिटी के बीच। जो लायन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिन्हाला कम्युनिटी को, और टाइगर रिप्रेजेंट कर रहा है एलटीटीई को, जो सीख कर रहे हैं सेपरेट कंट्री, किसके लिए? तमिल पीपल ऑफ श्रीलंका के लिए। फिर श्रीलंकन लीडर्स जैसे फॉर्मर प्रेसिडेंट राजपक्षे यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं बैलेंस करने का डिमांड्स ऑफ बोथ सिन्हाला हार्डलाइनर्स, मतलब कट्टरवादी जो सिन्हाला है वो, और जो तमिल मिलिटेंट्स है वो, है ना, पीस नेगोशिएशन करने का वो ट्राई कर रहे हैं। इंटरनेशनल एक्टर्स जैसे नॉर्वे, आइसलैंड कंट्री हो गई, इन्होंने भी ट्राई करा है पीस और नॉर्मलसी लाने का इस रीजन में, लेकिन श्रीलंका का फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है कि नेगोशिएशंस का आउटकम क्या निकल कर आता है। फिर इस कार्टून की अगर हम बात करते हैं तो ये कार्टून फीचर करता है मनमोहन सिंह को और पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ को, और यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान रिलेशन को डिपिक्ट करा गया है एज अ पजल। जो इशू ये डिस्कस कर रहे होंगे हम सोच सकते हैं, जो वो है कश्मीर डिस्प्यूट हो गया, टेररिज्म हो गया, वाटर डिस्प्यूट हो गया। क्या है, इंडिया पाकिस्तान के बीच बहुत थ्रेट हुए हैं, वॉर के, सर्जिकल स्ट्राइक से बहुत समय से चल रहा है, हमारे रिलेशन इतने अच्छे नहीं है, तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढना जिससे सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, तो लास्टिंग सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। फिर इस कार्टून की बात करते हैं तो पहले कार्टून में परवेज मुशर्रफ हमें दिखते हैं बहुत गुस्से में है। वो गुस्से में क्यों है? क्योंकि चाइना जो है वो इंडिया के साथ बहुत फ्रेंडली हो रहा है,
पाकिस्तान और चाइना के बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहा है, आज भी हमें देखने को मिल जाता है। स्पेशली अगर हम 1971 इंडो पाक वॉर की बात करते हैं तो वहां पर चाइना और यूएसए दोनों ने पाकिस्तान को सपोर्ट करा था। लेकिन इंडिया चाइना की वॉर हो चुकी है 1962 में, हमें ये मालूम है। उसके बावजूद भी अब इंडिया और चाइना के रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं। इंडिया चाइना ट्रेड करता है, हमें ट्रेड कॉमर्स देखने को मिल जाता है, इकोनॉमिक अग्रीमेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि चाइना सिर्फ मेन फोकस अपना रखे बड़े बड़े मुद्दों पर और ज्यादा इंडिया में दिलचस्पी ना ले, ज्यादा इंडिया के साथ में रिलेशन स्ट्रॉन्ग ना करे। दूसरे कार्टून की बात करते हैं तो वो डिपिक्ट करता है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन, और यहां पर यूएसए का रोल, खास तौर पर साउथ एशियन रीजन में यूएसए का रोल। यूएसए इंडिया पाकिस्तान दोनों के साथ अच्छे रिलेशन रखता है और मीडिएटर का काम करते हुए दिख रहा है। यहां पर यूएसए को एज अ रेफरी दिखाया गया है टेनिस कोर्ट में, जहां पर इंडिया और पाकिस्तान हमें देखने को मिल जाते हैं। और जो बॉल है वो सिंबलाइज कर रही है एक बहुत बड़ा इशू जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में चलता है, वो है कश्मीर का इशू। ये इशू हमेशा से इंडिया पाकिस्तान के बीच में रहा है, यहां तक कि यूएन तक गया है कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन आज भी इसका कोई सोल्यूशन हमें नहीं मिल पा रहा है। फिर यूएन के लोगों की बात करते हैं तो फीचर करता है वर्ल्ड मैप को सराउंडेड बाय 2 ऑलिव ब्रांचेस, जो सिंबलाइज करता है पीस। ठीक है, वर्ल्ड मैप पे सारे कॉन्टिनेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, जो एम्फेसाइज करता है ग्लोबल रीच और यूएन की इंक्लूसिविटी को। जो ऑलिव ब्रांचेस है वो रिप्रेजेंट करती है ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को, जो है प्रमोट पीस एंड हार्मनी अमंग नेशन। ठीक है, तो जो ये कॉम्बिनेशन है वर्ल्ड मैप का और ऑलिव ब्रांचेस का, वो यूएन के कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है, जो है उसका इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना, डिप्लोमेसी, रिजोल्यूशन, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है उनका। तो ओवरऑल यूएन का लोगो हमें यही बताता है, एक रिप्रेजेंटेशन देता है उसके गोल्स और वैल्यूज की। फिर इस कार्टून की अगर बात करते हैं तो इजराइल ने अटैक कर दिया था लेबनान पर, यहां पर भी दिया हुआ है ड्यूरिंग जून 2006। ठीक है, और उनने ये बोल दिया था ये अटैक बहुत नेसेसरी है क्योंकि हमें मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह को कंट्रोल करना है। कोफी अनन जो यूएन सेक्रेटरी जनरल थे उस समय, तो ये बताया गया कि यूएन की बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसी थी उस समय। यूएन ने कोई भी तुरंत एक्शन नहीं लिया। यूएन ने अगस्त में जाकर अपना रेजोल्यूशन पास करा था और अक्टूबर में जाके इजराइल की जो मिलिट्री वगैरह है वो वहां से विड्रू करी थी। मतलब कुल मिलाकर बहुत लेट ये हो गए थे, बहुत इनएफिशिएंसी हमें देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर कॉफी अनन और यूएन दोनों पर आवाज उठाई गई है। एक यहाँ पर बोला गया है कि आपने कैसे काम करा भाई। बहुत लोगों का मानना है कि यूएन को जल्दी काम करना चाहिए था, बहुत सारे लोगों की जान चली गई, बहुत सारी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि यूएन वगैरह अच्छे से काम नहीं कर पाए। फिर अगला कार्टून भी थोड़ा सिमिलर है। इस कार्टून में डिपिक्ट करा गया ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, जो दारफुर जो कि सूडान में है, वो हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस थे वहां, स्टारवेशन, जिनोसाइड वगैरह हमें देखने को मिल रहे थे बहुत ज्यादा। यूएन को फिर से क्रिटिसाइज करा गया है कि यूएन ने सिर्फ वर्ड्स का यूज करा कि ये होगा वो होगा, वर्ड से सहानुभूति का काम करा, लेकिन रियलिटी में वो कोई मदद नहीं कर पाए इन लोगों की। नॉट टेंजिबल एड ड्यूरिंग दिस क्राइसिस दिया हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ बोलने का काम उनने करा, डिबेट्स हुई, स्पीचेस हुई, लेकिन मीनिंगफुल सपोर्ट इन लोगों को नहीं मिला, जिससे फिर हाईलाइट किया गया यूएन की इनइफेक्टिवनेस को इस क्राइसिस को एड्रेस करने में। फिर इस कार्टून की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर यूएस की हेजेमनी की बात करी जा रही है। ये बताया जा रहा है कि जो यूनाइटेड नेशन है वो तक इन्फ्लुएंस होता है यूएसए से, क्योंकि यूएसए इसका एक लीडिंग फाउंडर है और परमानेंट मेंबर भी है। कोई भी कंट्री अगर यूएसए की नहीं सुनती है तो यूएसए सीधे उसके साथ वॉर में जा सकता है। यूएसए को यूएन के साथ की जरूरत नहीं है और उसके परमिशन की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यूएस एक सुपर पावर है, यूएसए का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो बताया गया है यूएस की पावर के बारे में। और जो ये आदमी आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये है जॉर्ज बुश, यूएस के पुराने प्रेसिडेंट। यूएन का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। ये सारे पीवाईक्यूज मैंने इंक्लूड करे हुए। अगला कार्टून देख लेते हैं। ये कार्टून डिपिक्ट कर रहा है पीस कीपिंग फोर्स को, जिसे रिप्रेजेंट करा गया है बाय अ डोव, एक व्हाइट पिजन। ये सिंबलाइज करता है पीस को, जिसे कौन लीड कर रहा है? एक मिलिट्री पर्सनल इसे लीड कर रहा है। ये सिंबलाइज करता है एफर्ट्स जो करे गए हैं पीस को मेंटेन करने के लिए उन एरिया में जहां पर थ्रेट्स हमें देखने को मिल रहे थे। लेकिन यहां पर एक पैराडॉक्स भी हमें को देखने को मिलता है, वो ये है कि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस कई बार वायलेंस का यूज करने लग जाती है पीस को अचीव करने के लिए। वॉर और वायलेंस का यूज होता है पीस को अचीव करने के लिए, अपने आप एक पैराडॉक्स हमें देखने को मिलता है। कई बार ये उनका मानना होता है कि पीस सिर्फ वॉर के द्वारा ही लाई जा सकती है, बट आयरनी यही है कि वॉर से हर बार पीस हमें नहीं मिलती। फिर अगर हम नेक्स्ट कार्टून की बात करते हैं तो यहाँ पर जो बड़े बड़े पावर्स है, चाइना, यूएसए, फ्रांस हो गए, वो कंफर्टेबली सोफे पर बैठे हुए हैं, चेयर पे बैठे हुए हैं ना। और यहाँ पर फिर हमें कोरिया और ईरान देखने को मिलते हैं जो नीचे से जा रहे हैं। यहाँ पर जो स्मोक निकल कर आ रही है सिगार से, वो सिंबलाइज करती है न्यूक्लियर पावर को। और यहाँ पर दिखाया गया है कि जब बड़े बड़े नेशंस देखते हैं कि छोटे नेशनों के पास न्यूक्लियर पावर आ रही है तो उनको कितना थ्रेटेंड महसूस होता है, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
एग्जाम्पल के लिए यूएसए ने इराक को इन्वेड करा था 2003 में, ये बोलते हुए कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जो कि नहीं थे इराक के पास, लेकिन फिर भी अटैक कर दिया था। तो ये कार्टून हमें ये सजेस्ट करता है कि जो सिर्फ परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, जो न्यूक्लियर पावर भी हैं, सिर्फ वही न्यूक्लियर क्लब का पार्ट बन सकते हैं और स्मॉलर कंट्रीज को यहाँ पर एक्सक्लूड करा जा रहा है। तो ये हमें यहाँ पर इस कार्टून में देखने को मिलता है। फिर अगर इस कार्टून की बात करते हैं, इंटरेस्टिंग है, इसमें हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को दिखाया गया पुअर स्कैवेंजर्स जैसा। मतलब ये बोला गया जो फर्स्ट वर्ल्ड की कंट्रीज है, जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, वो उनकी जितनी भी आउटडेटेड पुरानी सी टेक्नोलॉजी है उसको वो डंप कर रहे हैं और रिसोर्सेज को डंप कर रहे हैं इनके ऊपर। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो देखिए यहाँ पर ट्रैश में डिग कर रही हैं कि उनको कुछ मिल जाए जो वो यूज कर सके। मतलब ये बताया गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वाले जो यूज करके छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, वो बचता है हमारे थर्ड वर्ल्ड वालों के लिए। फिर इसके बाद अगले कार्टून में बताया गया है कि यूएसए ने डिफेंस वगैरह में कितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है, स्पेंड करा हुआ है, लेकिन कितना अनसफिशिएंट फंड्स हमें देखने को मिल जाता है पीस रिलेटेड इनिशिएटिव्स में यूएस द्वारा। तो यहां पर क्वेश्चन आता है, क्या हमारी कंट्री की सिचुएशन अलग है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यूएसए का तो बहुत बेकार हमें देखने को मिलता है कि डिफेंस में बहुत पैसा लगा रहे हैं, लेकिन जब पीस रिलेटेड बात आती है तो इनका पैसा कहीं गायब हो जाता है। फिर अगर हम इस कार्टून की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक आदमी बैलेंस बनाने का ट्राई कर रहा है। टेररिज्म एक तरफ नेचुरल डिजास्टर है। मतलब बोला गया कि भाई एक तरफ नेचुरल चीजें तो पहले से थी, लेकिन अब एक तरफ मैन मेड प्रॉब्लम्स भी आ गई हैं जैसे कि टेररिज्म। तो ये बहुत परेशान हो रहा है कि कैसे बैलेंस बनाया जाए, किस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, दोनों का सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो बहुत दिक्कत वाली ये चीज हो गई है हमारी पूरे वर्ल्ड के लिए। तो वो इस कार्टून में बताया गया है। फिर इसके बाद अगर आप इस कार्टून को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो वॉर है वो फीड कर रही है टेररिज्म को। तो दोनों के बीच के रिलेशन को बताया गया है कि कई बार वॉर टेररिज्म को फीड कर देती है ना। टेररिज्म जो है वो सिविलियंस को टारगेट करता है जिससे वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सके, अपनी मनमानी करा सके। और ये हमें कई बार देखने को मिलता है। टेररिज्म के टॉपिक्स भी हमने हमारे चैप्टर में पढ़े हुए हैं। फिर अगर हम इस कार्टून की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की यहाँ पर बात करी गई है और उसका ग्लोबल वार्मिंग पर इम्पैक्ट बताया गया है। ये हाथ जैसी जो आपको चिमनी देखने को मिल रही है, बताया गया है कि इंडस्ट्रीज कितना ज्यादा पॉल्यूशन करती हैं। अर्थ को लाइटर जैसा बनाया गया है, बताया गया कि कैसे हम हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को जलाते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। तो एक अटेंशन ड्रॉ करा गया है कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कितनी खतरनाक चीज है। और यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की भी बात करी गई है कि चीजें कैसे उन पर कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं। तो हमें इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन वगैरह को कम तो करना पड़ेगा। फिर अगर हम इस कार्टून की बात करते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ कंट्रीज के एटीट्यूड में कितना डिफरेंस आ जाता है जब इन्वायरमेंटल इश्यूज की हम बात करते हैं। जो आदमी लेफ्ट साइड में है वो डेवलपिंग कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और दिखाया गया है कि कितने जेन्युइनली वो कमिटेड है जब प्लेनेट को बचाने की बात आती है। लेकिन दूसरी तरफ जो मैन राइट में है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री को, जो कंट्री अब डेवलप हो चुकी है, बहुत आगे है। वो देखिए उसने हाथ तो ऊपर करा हुआ है लेकिन उसकी फिंगर्स जो है वो क्रॉस्ड है। मतलब वो फॉल्स कमिटमेंट कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है। उसके व्यूज बहुत अलग हैं। मतलब उसको इतनी परवाह नहीं पड़ती, वो तो डेवलप हो चुका है, वो अपना काम करता रहेगा, उसको कोई लेना देना नहीं डेवलपिंग कंट्रीज से। हमने देखा है, हम ये बोलते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको ज्यादा योगदान देना चाहिए, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्री है अभी वो थोड़ा बहुत पोल्यूशन तो करेंगी, थोड़ा रिसोर्सेज को यूज करेंगी, क्योंकि अभी उन्हें डेवलप होना है। लेकिन ये सच नहीं है। यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको परवाह नहीं है ज्यादा। तो यही हमें इस कार्टून के जरिए बताया गया है। तो जो बड़ी बड़ी कंट्रीज होती है, डेवलप कंट्री, वो बातें तो बहुत करती हैं लेकिन एक्शन बहुत कम लेती हैं और उल्टा छोटी कंट्रीज को दबाने का वो काम करती हैं। फिर अगर हम इस कार्टून की बात करते हैं तो यहाँ पर नियो कॉलोनियलिज्म की बात करी गई है। बेसिकली बोला गया है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है वो कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं छोटे नेशंस को। सबसे पहले तो भाई वो ऐसी पॉलिसीज वगैरह बनाएंगे कि उनको वो दबदबा बना सके, उनके ऊपर अपना उनको एक्सप्लॉइट कर सके। फिर उसके बाद यहाँ पर यूएसए इराक का वो दिया हुआ है एग्जाम्पल कि यूएसए ने इराक पे अटैक करा, पूरा उनको बर्बाद कर दिया, और उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं कि यार अब हम आपको वापस से ठीक कर देंगे, आपको मदद प्रोवाइड कर देंगे। और रियलिटी में उनसे जो लूटा है वही उनको वापस कर रहे हैं थोड़ा बहुत मदद के नाम पर। मतलब मैंने किसी को मारकर उससे 1000 रुपए ले लिए और फिर 100 रुपए उसको दे दिए कि यार अपना इलाज करवा लेना, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। यही करती है बड़ी बड़ी कंट्री, छोटी कंट्री को दबाने का काम करती हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट करती हैं। फिर अगर इस कार्टून की बात करते हैं तो हम सबको मालूम है कि रफली अराउंड 71% हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो वाटर है।
लेकिन उसके बाद भी अगर आप कार्टून में देखेंगे तो कुछ उल्टा ही यहाँ पर बताया जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि इक्वेशन बदल रही है लैंड और वाटर की। ये बताया जा रहा है कि जो स्कैरसिटी है वाटर की वो बहुत तेजी से बढ़ रही है क्योंकि हम बहुत केयरलेस यूजेज कर रहे हैं वाटर का। यहाँ पर बोला गया है कि भाई हमें हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना चाहिए, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं तो 2006 की रिपोर्ट ने ये बोला था कि अप्रोक्सीमेटली 1.2 बिलियन पीपल हैं डेवलपिंग कंट्रीज के जो जिनको एक्सेस नहीं है सेफ ड्रिंकिंग वाटर का। मतलब कुल मिला के ये बोला जा रहा है कि अगर अभी हमने वाटर को अच्छे से नहीं बचाया, अच्छे से यूज नहीं करा तो फ्यूचर में बहुत दिक्कतें हमें आने वाली है। फिर इस कार्टून में ग्लोबलाइजेशन की बात करी जा रही है। जैसे दिया हुआ है, पहले मदर अपने बेटे से बोल रही है कि अपना डिनर कंप्लीट करो। चाइना इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टार्व कर रहे हैं और वो अब क्या बोल रही है कि जल्दी से अपना होमवर्क कंप्लीट करो क्योंकि बहुत सारे चाइना इंडिया के लोग हैं जो तुम्हारी जॉब के पीछे पड़े हुए हैं, तुम्हारी जॉब के पीछे वो स्टाफ कर रहे हैं। मतलब बताया गया है ग्लोबलाइजेशन के बारे में कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है। आजकल हम दुनिया में इधर से उधर ट्रेवल कर सकते हैं, आपको जहां पढ़ना है वहां पढ़ने जा सकते हैं, आपको जहां जॉब करना है वहां के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ग्लोबलाइजेशन की बात करी जा रही है कि ग्लोबलाइजेशन कैसे मूवमेंट्स को इंकरेज करता है। इस कार्टून में भी ग्लोबलाइजेशन की बात करी जा रही है। जैसे बताया गया है कि कितना ज्यादा हमें इकोनॉमिक और कल्चरल इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाता है ग्लोबलाइजेशन के कारण। मतलब बहुत सारे फॉरेन गुड्स हैं जो हमारी कंट्रीज में आ रहे हैं और डोमिनेट कर रहे हैं। जैसे अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट का लोगो आपको देखने को मिलेगा, मैकडोनल्ड्स, कोको कोला, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, मिक्की माउस, डोनाल्ड डक, गूफी होगा डिज्नी के, वो हमें देखने को मिलेंगे। मतलब हमें ये देखने को मिल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में एक यूनिफॉर्म कल्चर ज्यादा डेवलप हो रहा है वेस्टर्न साइड का। मतलब जो वेस्टर्न गुड्स है, वेस्टर्न कल्चर है, वो पूरी दुनिया में फैल रहा है और यूएस के प्रोडक्ट्स तो अब ग्लोबली हमें फैलते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब यूएसए अब हमें इकोनॉमिक और कल्चरल वे में भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो बताया गया है ग्लोबलाइजेशन के बारे में, आपने इसके बारे में चैप्टर में पढ़ा होगा कि कई बार कैसे ग्लोबलाइजेशन यूनिफॉर्म कल्चर बना देता है। फिर इस कार्टून की बात करते तो बताया गया है कि आज के समय में इंसान कैसे ब्लाइंड हो गया है क्योंकि इतने सारे थ्रेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। वॉर टेररिज्म तो अपनी जगह, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे थ्रेट आ गए हैं। ये वॉर टेररिज्म तो अब एक छोटा सा पार्ट बचा है, जैसे कि वाटर स्कैरसिटी, ऑयल डिप्लीशन, बॉर्डर डिस्प्यूट, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। इन्हें भी सीरियसली लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सिर्फ एक दो थ्रेट्स नहीं है, बहुत सारे थ्रेट्स आ गए। ट्रेडिशनल भी हैं और नॉन ट्रेडिशनल भी हैं और नॉन ट्रेडिशनल भी हैं। उसके बाद देखिए ये कार्टून बता रहा है कि ह्यूमन को कितनी ज़्यादा ग्रीड है नेचुरल रिसोर्सेज की। हम इतनी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं कि आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। धीरे धीरे रिसोर्सेज डिप्लीट होती जा रही हैं, आगे बचेंगी नहीं। हमें फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना चाहिए। तो यही बताया गया कि इंसान कितना भूखा है नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर। अब हम बढ़ेंगे बुक नंबर 2 के कार्टून्स के ऊपर। और आप सोच रहे होगे देव भैया क्यों आ गए, गुरु भैया कहाँ चले गए। गुरु भैया की थोड़ी तबीयत सही नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी वो इतनी मेहनत करके उन्होंने पूरी पीपीटी बनाई, यहाँ तक जितना उनसे बन पड़ा वो कर रहे थे, लेकिन फिर थोड़ा अनवेल फील कर रहे थे तो वो चले गए। एंड वीडियो बहुत अर्जेंट है इसलिए मैं बनाने आ गया हूँ। हम सीधे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। गुरु भैया ने आपको पहले ही बता दिया होगा कि कुछ कार्टून्स में PYQs जो यहाँ पे दिए हुए हैं यही बस इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लेंगे तो यही आपको रिपीटेड देखने को मिल रहे होंगे क्वेश्चंस, और इनके आंसर आपसे बनते हैं तो आपसे कार्टून का आंसर बन जाएगा। तो इनमें हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स देख रहे होंगे। यहाँ पे आपको इमेज में राइट साइड में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी देखने को मिल रहे हैं, लेफ्ट साइड में आपको एक रूलर देखने को मिल रहा है जो कि एक इंसान के ऊपर बैठा हुआ है। तो ये क्या रिलेशनशिप सजेस्ट करता है लोगों और रूलर के बीच में। ये जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स थे ये लोगों को, अपने स्टेट के लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, ऑप्रेस करते थे। ये आपको कार्टून देख के ही समझ में आ रहा है। और आपके व्यू में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अप्रोच थी प्रिंसली स्टेट्स के मैटर को सॉल्व करने के लिए वो कैसी थी, तो हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को पता ही है कि इन्होंने बहुत शानदार काम किया था। इनकी अप्रोच बहुत ज़्यादा अच्छी थी इस इशू को रिजॉल्व करने में। इंडियन यूनियन के साथ, इंडिया के साथ ये जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स का मर्जिंग कराने का काम था, एक्सेशन कराने का काम था, ये इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया था। इंडिया के डिसइंटीग्रेशन को टुकड़े टुकड़े होने से बचाया था। इस इमेज में आप देख सकते हैं नीचे लिखा भी हुआ है अ ट्रेन फुल ऑफ रेफ्यूजीज। ये 1947 की इमेज है जब हमारा पार्टीशन हुआ था। अ लॉट ऑफ पीपल वर ऑन द मूव, जो आपको इमेज में देखने को मिल रहा है। तो दिस पिक्चर डिपिक्ट्स अ हार्ट ब्रेकिंग सिनेरियो ऑफ इंडिया जब हमारा पार्टीशन हुआ था और लोग वर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, दे वर फोर्स्ड टू लीव। इस इमेज में क्या आउटकम्स ऑफ द पार्टीशन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कम्युनल राइट्स हो गए थे इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी। लोगों को सोशल हार्डशिप्स फेस करनी पड़ रही थी। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस थे कि कैसे आगे एडमिनिस्ट्रेशन करना है। और सिंस सारे एरिया इधर उधर हो गए थे, इंडस्ट्रीज इधर उधर हो गई थी, लोग इधर उधर हो गए थे, हमें फाइनेंशियल बर्डन्स फेस करने पड़ रहे थे। और ये कब की पिक्चर है, ये 1947 में जब हमारा इंडिपेंडेंस भी हुआ था और हमारा पार्टीशन भी हुआ था।
जो कि बहुत ट्यूमल्टियस यानी कि उथल पुथल वाला समय था, उस समय की ये पिक्चर है। ये हमारी पूरी हिस्ट्री में एक बहुत एब्रप्ट और अनप्लान्ड ईयर्स का पीरियड था। इस इमेज में हमें देखने को मिल रहा है कि बीच में बैठे हैं नेहरू जी। इस कार्टून का क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्चुअल फोकस ऑफ द कार्टून। बीच में नेहरू जी बैठे हुए हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में। तो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है, इसमें दिया हुआ है कि जो हमारे सामने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स का जो क्वेश्चन था कि कैसे हम लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस के बीच में रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे स्टेट्स का, जो हमारे कंट्री का एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि जो लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हैं कहीं इंडिया का डिसइंटीग्रेशन ना करवा दें। इस चीज़ को ये पॉइंट आउट ये कार्टून कर रहा है। इंडिया ने कैसे ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, ये जो प्रॉब्लम्स थे, उनको एड्रेस किया, उनको मैनेज किया। तो हमने क्या किया था, हमने जो अलग अलग रीजन्स थे इनको हमने ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दी थी, इन स्टेट्स को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करी थी। प्लस हमने जो हमारा रिस्ट्रक्चरिंग करी थी वो हमने लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर करी थी, अलग अलग लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए थे हमने। हु इज द इंडिविजुअल डिपिक्टेड एट द सेंटर ऑफ द कार्टून। तो ये हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि अभी हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, जिनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स हैं इनको कैसे हम इंडिया में इंटीग्रेट कराएं, कैसे हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स को अच्छे से रीऑर्गेनाइज कराएं। अब इस वाले कार्टून में हमारे पास PYQs नहीं है, तो इस वाले कार्टून के लिए हमारे पास है डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन आप सुन लीजिए, फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे बन जाएगा। यहाँ पे SRC का पॉट है, यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, जिसके सामने अब क्वेश्चन क्या फेस करने को मिल रहा था, इसके सामने प्रॉब्लम क्या थी कि कैसे लिंग्विस्टिक जो टेंशन है हमारे इंडिया में, जो लिंग्विस्टिक एस्पिरेशन है लोगों की, रीजन्स की, उसको कैसे हम हैंडल करेंगे, कैसे ये SRC उसके साथ डील करेगी। तो कमीशन के सामने टास्क क्या था, क्या प्रॉब्लम थी कि कैसे हमारा बाउंड्रीज का रीऑर्गेनाइजेशन होने वाला है, जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज हैं उनकी जो एस्पिरेशंस है उनको हम कैसे फुलफिल करेंगे, प्लस ऐसा ना हो जाए कि डिसइंटीग्रेशन हो जाए, नेशनल यूनिटी को भी हमें इस SRC को मेंटेन करके रखना था। तो ये इनके सामने चैलेंज था, और एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि लिंग्विस्टिक पैशन, जो लिंग्विस्टिक फीलिंग थी, इंटेंस इमोशंस की फीलिंग थी लोगों के बीच में, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस थी। तो कमीशन ने क्या किया था, 1956 में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए, जैसे कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स को बनाया गया, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, वायलेंस भी हमें देखने को मिला। लेकिन एक न्यू लिंग्विस्टिक जो पॉलिटिक्स थे इंडिया के, उसकी ये बिगिनिंग थी। हमने हमारे लिंग्विस्टिक बॉर्डर्स के बेसिस पे डिवीजन हमने पूरा किया था। जो हमारी डाइवर्सिटी थी उसको हमने इस लिंग्विस्टिक डिवीजन के बेसिस में मैनेज किया। जो इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज थी उनको हमने मैनेज किया और इंडिया को यूनिफाइड करके भी रखा। इस इमेज में भी आपको एक इलेक्शन कमीशन और उसके कुछ लीडर्स देखने को मिल रहे हैं, बाकी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सीन आप याद रखिएगा, ये था 1951 का, जब कांग्रेस ने एक इलेक्शन कमीशन जो कि लिखा हुआ है वो बनाई थी। इसका काम एक मेन ये था कि कौन वो कैंडिडेट्स होंगे जो पार्टी के लिए खड़े होंगे। पहली बार हमारे इंडिया में फ्री इंडिया का इलेक्शंस होने वाले थे। इस कमेटी में नेहरू, मोरारजी देसाई, गोविंद बल्लभ पंत एटसेट्रा बहुत सारे लीडर्स थे, इनके नाम यहाँ पे भी दिए हुए हैं। और इन सब ने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए कि अब अपकमिंग इलेक्शन में कौन कौन कैंडिडेट्स खड़े होने वाले हैं। बहुत सारे अलग अलग लीडर्स थे इस कमेटी में, तो इतने सारे लीडर्स के होने के कारण अलग अलग पर्सपेक्टिव्स इस कमेटी के अंदर थे। एक इंक्लूसिव नेचर की कमेटी थी और बहुत सारी डाइवर्सिटी इसमें थी, इंक्लूसिव नेचर इसका था। और इंडिया की और कांग्रेस की फ्यूचर की क्या पॉलिटिक्स होने वाली है, इसने काफी ज्यादा शेप किया था। अब इस कार्टून में क्वेश्चन है व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे टग ऑफ वॉर का गेम हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे नेहरू जी और उनके कैबिनेट के मेंबर्स बैठे हुए हैं और ये ऑपोजिशन पार्टीज के मेंबर्स हैं जो इनके साथ टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं। तो ऑपोजिशन जो मेंबर हैं वो कांग्रेस से कुछ पावर्स पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, रेस्ट यानी कि पावर पुल करने की कोशिश कर रहे हैं टग ऑफ वॉर में, लेकिन क्लियरली गेम हार रहे हैं। तो टग ऑफ वॉर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ऑपोजिशन पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी को पुल कर रही है, उससे पावर्स को क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है, जस्टिफाइड वीकनेसेस पॉइंट आउट कर रही है कि आपकी ये वीकनेसेस हैं, आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं, जो कि ऑपोजिशन मेंबर्स का काम ही होता है। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस उनको ओवर पावर कर रही है, कांग्रेस बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजिशन में बैठी हुई है। और ब्रांच में कौन बैठे हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू जी और उनके कॉलीग्स, उनके कैबिनेट के मेंबर्स, और बाकियों के भी जो मेंबर्स हैं जो पुल कर रहे हैं उनके नाम भी यहाँ पे दिए हुए हैं। इस इमेज में आप देखेंगे तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कीप राइट नो लेफ्ट टर्न, और क्वेश्चन भी यही है कि व्हाट इज मेंट बाय कीप राइट नो लेफ्ट टर्न। ये पार्टी है यूनाइटेड फ्रंट पार्टी। ये नॉन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के बेस पे बनी हुई थी, जो कि राइटिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती थी, लेफ्टिस्ट को नहीं। तो इसलिए कीप राइट नो लेफ्ट टर्न। ये बहुत सारी डिटेल्स देखने में लग रही है, लेकिन जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन में ये
इमेज आएगी ना तो आपको सब कुछ याद रहेगा, तो बस एक बार सुनते जाओ और उसको इमेज के साथ लिंक करते जाओ। इस कार्टून में जो शॉर्ट फॉर्म्स दिए हुए हैं यहाँ पे BKS SSP ये सब लिखा हुआ है, ये किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, तो इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम वाले दिन सुबह एक बार रिवाइज कर लेना, कभी कभार हम ये शॉर्ट फॉर्म्स भूल जाते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज हंग असेंबली, इसका आंसर आपको इमेज में नहीं मिलेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, कोई भी प्री पोल अलायंस, इलेक्शन के पहले के जो अलायंस होते हैं या फिर कोई भी सिंगल पार्टी को इलेक्शंस में, स्टेट इलेक्शंस में मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो इस केस में क्या किया जाता है, कोalition गवर्नमेंट बनवा दी जाती है। तो जब मेजॉरिटी नहीं मिलती है उसको हम बोलते हैं हंग असेंबली, और उसके बाद पोस्ट पोल अलायंसेस वगैरह बनवा दिए जाते हैं कई केसेस में, कई बार नहीं भी बनते हैं। आया राम गया राम, ये इंसिडेंट तो हर एक पॉलिटिकल साइंस के बच्चे को पता होगा, लेकिन डेट नहीं पता होती बहुत सारों को। याद रखिएगा ये एक सीन हुआ था 1967 में। अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आया राम गया राम से किस चीज को रेफर किया जा रहा है और क्यों। हरियाणा के एक MLA थे गया राम लाल जी, और इन्होंने क्या किया था, 2 हफ्तों के अंदर अंदर 3 बार पार्टी बदल ली थी, पहले कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट, फिर वापस कांग्रेस, और 9 घंटे के अंदर वापस से यूनाइटेड फ्रंट। अगला क्वेश्चन है, ये किस पॉलिटिकल जोक के कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्टून, तो आपको पता ही होगा, ये एक पॉलिटिकल जोक बन गया था। इस आया राम गया राम जो हमारे MLA का सीन था, उसके बाद ये एक जोक बन गया था जो कि डिफेक्शन को पोर्ट्रे कर रहा है। डिफेक्शन का कल्चर आ गया था, लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज करने लग रहे थे, जैसे ही वो लोग जीतते थे दूसरी पार्टी में चले जाते थे। तो एक हमारे पॉलिटिकल सीन में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ गई थी, जिसके लिए हमने क्या किया, हमने एक एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया ताकि ये प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर सके। इस इमेज में आप इंदिरा गांधी जी देख रहे हैं और उनके साथ एक विनर है। ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की बात कर रहे हैं जो कि 1969 में हुए थे। जो लेडी हैं, इंदिरा गांधी की शक्ल तो कोई भूलेगा नहीं, देख के ही आपको याद आ जाएगा, ये है इंदिरा गांधी जी, और इनके साथ इनके जो सपोर्ट वाले कैंडिडेट थे वो खड़े हुए हैं जो कि थे VV गिरी जी, जो कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीते थे। तो साइड में गार्लैंड में विनर कौन है, VV गिरी जी। तो ये जो नीचे पड़े हुए हैं ये हैं N संजीवा रेड्डी जी, ये हारे थे, और इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं S निजालिंगप्पा जी जो कि थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट। अगला हमारा क्वेश्चन है इस इमेज के कि यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं, ये है इंदिरा गांधी जी और जुल्फिकार अली भुट्टो जी। ये क्या साइन कर रहे हैं, ये साइन कर रहे हैं शिमला अग्रीमेंट। और इस शिमला अग्रीमेंट के बारे में आपको क्या पता है, ये क्वेश्चन अच्छे से सुन लो। शिमला अग्रीमेंट कब हुआ था, 3 जुलाई 1972 शिमला में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। डेट आपको पता ही है, बांग्लादेश वॉर ऑफ 1971 के बाद ये हुआ था, तो ये एसोसिएटेड था बांग्लादेश वॉर के साथ। बांग्लादेश को पहले बुलाया जाता था ईस्ट पाकिस्तान। इस अग्रीमेंट के बाद क्या डिसीजन लिए गए थे, इसमें वो सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया था कि फ्यूचर में हम क्या स्टेप्स लेंगे ताकि हमारे जो फ्यूचर रिलेशन है वो सही से चल रहे हो। अब इस कार्टून में हमें अगेन इंदिरा गांधी जी देखने को मिल रही है, उनके आगे हमें सिंडिकेट इंडियन नेशनल कांग्रेस देखने को मिल रही है। ये हमारे कांग्रेस के विद इन जो इंटरनल राइवलरी हो गई थी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है इन द ईयर 1969। ये एक इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री और कांग्रेस की हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट एक पीरियड था। ये जो इंटरनल स्ट्रगल था इसने कांग्रेस को स्प्लिट कर दिया था विद इन 2 फैक्शंस। 2 फैक्शंस थे, एक था इंदिरा गांधी जी का और दूसरा था जो सीनियर पार्टी मेंबर्स थे उनका, जिसको बुलाया जाता था सिंडिकेट। ये जो स्प्लिट था ये इंडिया और कांग्रेस पार्टी दोनों की जो ट्रेजेक्टरी थी, दोनों का जो फ्यूचर था, जो दोनों का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप था उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इसने काफ़ी सारे चेंजेस लाए फ्यूचर में। अगले कार्टून में आपको इंदिरा गांधी जी काफ़ी अच्छे से जीतते हुए देखने को मिल रही है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सब में, और बहुत सारे ऑपोजिशन में लोग खड़े हुए हैं। ये दिखा रहा है 1971 का जो इलेक्शन था उसको। प्लेयर ऑन द ग्राउंड आर द लीडिंग ऑपोजिशन फिगर्स, लेकिन वो क्लियरली इंदिरा गांधी जी से बहुत लंबे तरीके से हार रहे थे। 1971 के जो लोकसभा इलेक्शन थे ये इलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक थे और इनका जो रिजल्ट आया था वो भी काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक था। हुआ क्या था, फर्स्ट 4 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस ने कभी भी इतनी सीट्स नहीं जीती थी जितनी इस कांग्रेस आर हमारी जो इंदिरा गांधी जी वाली थी और CPI का अलायंस था इसने जीत ली थी इस वाले इलेक्शन में। तो काफ़ी अच्छी विन हुई थी हमारी गांधी जी की, इंदिरा गांधी जी की। अब इस कार्टून में आपको एक लीडर देखने को मिल रहा है एक लोगों के साथ, सेव डेमोक्रेसी। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि जनता पार्टी का कौन सा था इलेक्शन कैंपेन, तो वो क्या था, सेव डेमोक्रेसी। और जनता पार्टी के कौन से लीडर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, अगेन जनता पार्टी JPK जयप्रकाश नारायण,
ये नाम तो प्लीज कोई मत भूलना, जेपी 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 नहीं भूलना। तो कौन है ये? जयप्रकाश नारायण। अगेंस्ट विच प्रैक्टिस डिड जयप्रकाश नारायण एजिटेट? किस प्रैक्टिस के अगेंस्ट वो आंदोलन अपना यहाँ पे इस इमेज में करते हुए दिख रहे हैं? करप्शन, लॉलेसनेस, वायलेंस, ये हैं वो प्रैक्टिसेस। अब अगले कार्टून के क्वेश्चन देखने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये मत सोच के बैठ जाना कि नीचे वाला जो टेक्स्ट है इसमें तो पूरा आंसर दिया हुआ है, क्यों मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ूं। नहीं, ये नहीं आएगा वहां पे। आपको कार्टून देख के आंसर बनने चाहिए। कार्टून में जो टेक्स्ट है जनरली दिया हुआ होगा। तो व्हेन डिड दिस कार्टून फर्स्ट अपीयर इन न्यूज़पेपर्स एंड व्हाई? तो ये जो कार्टून है ये न्यूज़पेपर्स में आया हमारे इमरजेंसी के डिक्लेरेशन के कुछ दिन पहले, और ये बेसिकली पोर्ट्रे कर रहा था कि कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस आने वाला है, उसके सेंस को, उसके एंटिसिपेशन को ये पोर्ट्रे कर रहा है। हु वॉज द पर्सन बिहाइंड? इंदिरा गांधी जी। तो उनके बिहाइंड खड़े हुए हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट DK बरुआ। और पॉलिटिकल क्राइसिस यहाँ पे क्या, किस चीज़ को रेफर कर रहा है वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो 1977 में जो हमारे इंडिया का पॉलिटिकल क्राइसिस सिनेरियो था वो ये था कि हमारे पास इंडिया में 2 पार्टी सिस्टम आ चुका था। एक तरफ काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट कांग्रेस थी और दूसरी तरफ नॉन कांग्रेस पार्टीज जो थी अब वो मिलजुट के कांग्रेस को हराने की, 1 पार्टी डोमिनेंस को ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इमरजेंस हुई जनता पार्टी की, जिसने एक अम्ब्रेला सा बना लिया, अलग अलग फैक्शंस के जो नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज थे उनको यूनाइट करने का काम किया और कांग्रेस के अगेंस्ट उठने का काम किया। आइडेंटिफाई द 2 लीडर्स शोन इन द कार्टून हु वन द 1977 इलेक्शंस। मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, जगजीवन राम, चरण सिंह और राजनारायण। इनमें से कोई भी 2 नाम लिख के आ जाना। इसको डिलीट कर रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, सुबह सुबह एग्जाम के वाले दिन पढ़ के चले जाना। MISA का फुल फॉर्म है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। और कांग्रेस क्यों यहाँ पे धाराशाही दिखाई गई है, क्यों ये गिर गई है, क्या रीजंस थे उसके पीछे? इन्होंने इमरजेंसी इम्पोजिशन किया, 42nd अमेंडमेंट, सेंसरशिप ऑफ प्रेस, मिसयूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज, बहुत सारे इन्होंने मिस एक्ट्स किए थे जिसके कारण ये गिर गई। ये वाला जो कार्टून है यहाँ में हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो जनता पार्टी थे उसके विद इन इंटरनल डिस्प्यूट्स होने लगे थे, तो जिसके लिए बहुत सारे ऐसे कार्टून्स बनाए जा रहे थे उस टाइम में। इन कार्टून्स में क्या किया जाता था, जो जनता पार्टी के विद इन कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो स्ट्रगल चल रहे थे, उनको पोर्ट्रे किया जाता था। कैसे पोर्ट्रे किया जाता था? अलग अलग इंपॉर्टेंट लीडर्स जो पार्टी के हैं वो एक दूसरे के साथ वर्बल फाइटिंग कर रहे हैं, पॉलिटिकल मैन्यूवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको सटायरिकली पोर्ट्रे किया जाता था इन कार्टून्स में। तो ये जो कार्टून्स थे एक बहुत पॉपुलर चीज़ बन गए थे इस टाइम की, क्योंकि इनके अंदर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उन पे मजाक उड़ाया जाता था, इस तरीके के लीडर्स के कार्टून्स बनाए जाते थे। अब यहाँ पे इंदिरा गांधी जी अगेन स्वीपिंग द पोल्स। तो हुआ क्या था, 1980 की ये बात है जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था। जो जनता पार्टी थे, अभी पिछले कार्टून में हमने बात करी कि उनके अंदर प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तो इनकी प्रॉब्लम्स थी कि इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं था, इनके विद इन यूनिटी नहीं थी, इंटरनल डिविजन्स हो गए थे जिसका इनके अंदर स्प्लिट हो गया था, तो रिजल्टिंग इन अ वेरी शॉर्ट लिव्ड इनका टेन्योर। चरण सिंह जी जो थे उन्होंने गवर्नमेंट जरूर बनाई विद द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस विच ऑल्सो लास्टेड फॉर ओनली 4 months। तो 1980 के इलेक्शंस में क्या हुआ था, आपको याद रखना है कि जनता पार्टी को एक मैसिव डिफीट देखने को मिली थी, स्पेशली हमारे नॉर्थ इंडिया में। और जीता कौन था? अगेन आपको इमेज देख के याद आ जाएगा, द कांग्रेस विच वॉज लेड बाय इंदिरा गांधी। ये काफी अच्छे से जीती, 353 सीट्स इन्होंने ली। इस कार्टून में बहुत सारे 9 लीडर्स देखने को मिल रहे हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और रिवाइज भी कर लीजिएगा इन सारे लोगों के नाम। अब इसके जो क्वेश्चन है थोड़े से डिफिकल्ट है, अच्छे से सुनो। What was the most debated issue during the time when leader number 2 which was VP सिंह, इनके टाइम के पीरियड का सबसे बड़ा इशू क्या था? तो ये था मंडल कमीशन के जो रिकमेंडेशन थे उनका इम्प्लीमेंटेशन। फिर जो लीडर नंबर 1 थे, हाउ डिड हिज पार्टी परफॉर्म इन द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1989? तो ये थे राजीव गांधी जी, हमारे लीडर नंबर 1। और इनके साथ क्या हुआ था, इनका एक डिक्लाइन हमें देखने को मिला था। पहले इन्हें 415 सीट्स मिली थी जो कि 145 सीट्स तक आ गई थी। अब ये वाले कार्टून के क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट हैं, यहाँ पे 9 लीडर्स दिए हुए हैं, किसी का भी नाम आपसे पूछा जा सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसका भी नाम आएगा आपको बनना चाहिए। एक बार इसका रिवीजन करके जाइएगा एग्जाम देने के लिए। अब क्वेश्चन अगला यही है कि जो लीडर नंबर 2 है, जब ये एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर्व कर रहे थे तो इनके टाइम का सबसे बड़ा एक इशू क्या था? तो ये लीडर नंबर 2 कौन है? VP सिंह जी। इनके टाइम का इशू था मंडल कमीशन के जो रिकमेंडेशन आए थे उनका इम्प्लीमेंटेशन। फिर
द पार्टी लेड बाय लीडर नंबर 1। लीडर नंबर 1 कौन है यहाँ पे? राजीव गांधी जी। इनके साथ 1989 के इलेक्शन में क्या हुआ था? तो 1989 के इलेक्शन में ही ओनली सिक्योर्ड 197 सीट्स, जो कि एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप था उनके परफॉर्मेंस में। यहाँ पे आपको लीड में मनमोहन सिंह जी देखने को मिल रहे हैं, जो कि इस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर की तरह सर्व कर रहे थे। ये आप याद रखिएगा इस कार्टून को। यहाँ पे कोलैबोरेशन कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी के साथ फॉर द बिगिनिंग ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ये कार्टून को अच्छे से देख लीजिए। अब इस कार्टून में आपको पपेट शो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हु वॉज द हेड ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द नेशनल फ्रंट इन 1989? याद रखिएगा, वीपी सिंह जी। अब इनकी गवर्नमेंट को पपेट गवर्नमेंट क्यों बुलाया जा रहा है, पपेट की तरह क्यों पोर्ट्रे किया जा रहा है? क्योंकि एक कोalition गवर्नमेंट फॉर्म इन्होंने करी थी, जिनको आउटसाइड सपोर्ट मिला था भारतीय जनता पार्टी का और लेफ्ट फ्रंट का। अब पूछा गया कि ये पपेटियर्स कौन है, किस पार्टी का कौन नेता है? तो आपको याद रखना है, ज्योति बासु जी हैं लेफ्ट फ्रंट के और LK आडवाणी जी हैं बीजेपी के। इस वाले कार्टून में आपको देखने को मिल रहा है कि पहले 1971 में सिंगल फेस का डोमिनेशन था, उसके बाद हमें मल्टीपल फेसेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये कार्टून क्या डिपिक्ट कर रहा है? ये कार्टून शो कर रहा है कि वन पार्टी डोमिनेंस से हम मल्टी पार्टी अलायंस वाले सिस्टम में अब आ चुके हैं। तो डोमिनेशन वाली पार्टी कौन सी है? द कांग्रेस पार्टी ऑफ इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी का नाम पूछा जा सकता है। प्लीज इंदिरा गांधी जी की शक्ल अगर आएगी तो उसका आंसर कोई भी गलत मत करिएगा, बहुत इजीली इनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इंदिरा गांधी जी। आइडेंटिफाई द फीमेल कैरेक्टर इन द सेकेंड कार्टून, तो ये है सोनिया गांधी जी, इनको भी रिकॉग्नाइज करना काफी इजी है। कैन यू आइडेंटिफाई एनी 3 मेल कैरेक्टर्स इन द सेकेंड कार्टून? तो सबसे पहले तो बहुत इजी आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी, फिर 2 नाम और हैं, करुणानिधि और शरद यादव। अब 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात कि प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, आप शेयर करेंगे हमें बहुत अच्छा लगेगा और आपके भी किसी दोस्त की हेल्प हो जाएगी। थोड़ी सी भी अगर आपकी हेल्प हुई है तो आप हमारी हेल्प करिए इस वीडियो को शेयर करके। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो का पिन कमेंट चेक कर लीजिएगा एग्जाम वाले दिन के एक दिन पहले भी और एग्जाम वाले दिन सुबह सुबह भी। 99% चांस इस पूरी वीडियो में कोई भी मिस्टेक नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ गलत हो जाता है। तो एग्जाम वाले दिन पिन कमेंट चेक करके जाना। अगर कोई एक आध मिस्टेक होगी तो कमेंट सेक्शन में हम उसको पिन कर देंगे, आप उसको पढ़ के जाइएगा। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, देव टेंगुलिया। एग्जाम में आग लगा देना।